और ये भी समझें कि देश में जो समस्या है उसका समाधान क्या है। अच्छा, पहले तो ये समझना पड़ेगा समस्या क्या है। अगर यही पता नहीं चला कि समस्या क्या है तो फिर कैसे समझेंगे। कल आर्य स्कूल के बालक आए थे, मैंने उन्हें प्रश्न दिया था और आज संडे था तो मैंने सोचा आज भी आएंगे। पेपर है और वो पेपर है, ये कह रहे हैं दुर्भाग्य से उनका पेपर है। अच्छा, सौभाग्य भी हो सकता है। अच्छा, मेरे दुर्भाग्य से उनका पेपर है, उनके सौभाग्य से उनका पेपर है। और इस बात को नहीं करते हैं, पर मैं वो प्रश्न जो मैंने कल उनसे पूछा था वो प्रश्न आप लोगों के सामने रखता हूं तो फिर चर्चा करें। ये जो स्कूल कॉलेज होते हैं ना, इन स्कूल कॉलेजों में विषय को समझाने के लिए सबसे पहले एक चीज उठाई जाती है जिसे कहते हैं प्रस्तावना प्रश्न। जब तक प्रस्तावना प्रश्न ही नहीं उठे तब तक क्या समझ में आएगा, तो पहले प्रस्तावना प्रश्न। अच्छा, इस देश में बहुत बात चलती है राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति। देशभक्त हैं हम, जान ले लेंगे देश के लिए, जान ले लेंगे देश के लिए। हम बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं, न जाने क्या करेंगे, दुनिया पलट देंगे। कुछ लोगों ने तिरंगे की टी शर्ट छपवा ली है, कोई तिरंगे की टी शर्ट पहन के घूमते हैं। कुछ लोगों ने कुर्ता पहन रखा है तिरंगे। कुछ लोग अपने घर में पूरा भगत सिंह का चित्र लगा के रखते हैं, या कई बार टी शर्ट पे भी भगत सिंह छपवा दें, आगे छपवा दें या पीछे छपवा दें। और अभी पंडित जी कह रहे थे हो गई देशभक्ति, क्या इतने से देशभक्ति हो जाएगी। अच्छा, क्या ये देशभक्ति है? वो जो प्रश्न मुझे पूछने थे मेरे लिए बहुत बढ़िया प्रतिष्ठा पंडित जी ने उस गीत में रख दी है, मुझे वो करने की जरूरत नहीं है, वो बात समझ में आ जाती है। लेकिन पूर्व पक्ष के लिए उस चीज को उठा रहा हूं। क्या देशभक्ति इसका नाम, क्या देशभक्ति इसका नाम है कि 15 अगस्त 26 जनवरी को जय घोष लगाएं? या देशभक्ति इसका नाम है कि मैं गीत गाऊं पगड़ी संभाल जट्टा तेरा लुट गया माल? क्या इसका नाम देशभक्ति, या इसका नाम देशभक्ति है कि मैं गीत गाऊंगा मेरे वतन के लोग जरा आंख में भर लो पानी? क्या ये गीत गाना देशभक्ति है, या भगत सिंह की कहानियां सुनना देशभक्ति है? चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज की कहानियां सुनना देशभक्ति है, या फिर देशभक्ति कुछ और है? अच्छा, क्या देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति में कोई अंतर है? क्या देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति अलग अलग चीजें हैं या एक ही है, या अलग अलग नहीं, या दोनों एक दूसरे की सहायक हैं, या दोनों में से कोई एक दूसरी पर डिपेंड करती है, या दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करती है? देश और राष्ट्र शब्द दो हैं, क्या अंतर है? क्या देश और राष्ट्र एक ही अर्थ के द्योतक दो पर्यायवाची शब्द हैं, या फिर देश और राष्ट्र दोनों अलग अलग हैं, या दोनों में से कोई किसी पर डिपेंड करता है? आओ इसे समझते हैं। पहले देश समझें, पहले राष्ट्र समझेंगे और फिर समझेंगे देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति। पहले समझने का प्रयास करते हैं किसे कहते हैं देश। अच्छा, सवाल दिमाग में खड़ा हुआ कि नहीं हुआ? जब तक सवाल दिमाग में खड़ा नहीं होगा समाधान की तरफ नहीं बढ़ोगे। जब तक समस्या समझ में नहीं आएगी तब तक हल समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, ये समझ लो। जब मैं पढ़ाता था, माफ कीजिए, जब मैं पढ़ाता था तो मैं बच्चों से कहता था, वो बच्चे पूछते थे ये न्यूमेरिकल सर, ये न्यूमेरिकल निकाल दीजिए, तो मैं उनसे कहता था क्या चाहिए, तो कहते थे इसका समाधान चाहिए, इसका समाधान चाहिए। तो मैं कहता था तुझे सवाल समझ में आ गया? तो बोले सवाल ही तो समझ में नहीं आया। समाधान तब तक नहीं मिलता जब तक हमें सवाल समझ में नहीं आता। अगर सवाल समझ में आ जाए तो समाधान आसानी से मिल जाता। पहला सवाल है, अच्छा ये आपका माइक कोई अजीब सी आवाज कर रहा है, सीटी जैसी कुछ मार रहा है, हाँ कम करो, हल्का इसे ना ठीक करो। अच्छा अब ठीक है, ठीक है, मुझे लगा आप ज्यादा जोर से बोलूंगा शायद। देश और राष्ट्र, और इसे समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय दर्शन के आधार पर या पाश्चात्य दर्शन के आधार पर या संसार में समन्वित जितने दर्शन और विचारधाराएं हैं, उन विचारधाराओं के आधार पर राष्ट्र और देश की अवधारणा को समझने का प्रयास करते हैं। ये अभी भी बोल रहे हैं, इसमें कोई सीटी जैसी आवाज, खैर वो डिस्टर्ब कर रही है मुझे, नहीं ठीक होगी तो कोई समस्या नहीं।
आओ इस राष्ट्र की अवधारणा को समझने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ जुड़कर समझना और उत्तर देना। भाषण देने बिल्कुल नहीं बैठा हूं, ना मेरी आदत है भाषण देने की, चर्चा करने बैठा हूं, इसलिए चर्चा में आपका शामिल होना जरूरी है। अच्छा मुझे ये बताओ, किसी राष्ट्र को राष्ट्र होने के लिए जमीन की जरूरत है या नहीं? बोलो। अगर भूमि नहीं होगी तो क्या राष्ट्र बन जाएगा? भूमि ना हो और हम कहें हमारा राष्ट्र जिंदाबाद, भूमि तो है नहीं, रहेगा कहां? ये इंग्लैंड की है, ये ऑस्ट्रेलिया की है, फ्रांस की है, रशिया की है, ये अमेरिका की है, पाकिस्तान की है, ईरान की है, इराक की। जमीन दूसरों की है, तुम्हारे पास अपनी जमीन नहीं है, किराए की जमीन पर राष्ट्र बना लोगे? नहीं बना सकते। इसका मतलब पहले हमें क्या चाहिए? हमें एक जमीन चाहिए, भूमि चाहिए जिस पर राष्ट्र को बसाया जाए। तो सबसे पहला घटक राष्ट्र का क्या है? जमीन। इस जमीन को भूमि कहते हैं और इसे ही संस्कृत भाषा में देश कहते हैं। संस्कृत में इसे क्या कहते हैं? देश। जब उपासना आदि सिखाते हैं ना पंडित जी, उपासना सिखाते तो उपासना सिखाते हुए कहते हैं शरीर के किसी देश में मन को टिका कर। शरीर के किसी देश में, देश का मतलब जगह, देश का मतलब जगह, किसी जगह में मन को टिका कर। अब जब हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो राष्ट्र के लिए जगह और देश से मतलब है भूमि, मतलब भूमि। तो किसी राष्ट्र का पहला घटक क्या है? भूमि। अगर भूमि ही नहीं है तो राष्ट्र राष्ट्र नहीं हो सकता। पहला घटक। दूसरा घटक, अगर जमीन हो लेकिन इस जमीन पर बसने वाली पॉपुलेशन ना हो, आपके पास जनसंख्या ही ना हो, आप अकेले 2-4 आदमी हैं और सोचते हैं राष्ट्र बना ले, जमीन तो बहुत सारी है? कहीं होते हैं ना ऐसे, कहीं होते हैं दुनिया में ऐसे। आजकल भी चल रहा है। आबादी कितनी है? 3.5 करोड़। क्या करेंगे 3.5 करोड़ लोग? पॉपुलेशन है नहीं, जमीन बहुत सारी है, क्या ये राष्ट्र बना लेंगे? राष्ट्र का दूसरा घटक है पॉपुलेशन यानी जनसांख्यिकी का होना बेहद जरूरी है। बिना जनसंख्या के हम राष्ट्र नहीं बना सकते। पहली चीज है जमीन और दूसरी चीज है जमीन पर बसने वाले लोग। तीसरी चीज, जमीन भी हो, जमीन पर रहने वाले लोग भी हो, लेकिन लोगों का इस जमीन पर मालिकाना हक ना हो। बोलो राष्ट्र बन जाएगा? बोलो बन जाएगा? तब भी राष्ट्र नहीं बन सकता। राष्ट्र को राष्ट्र होने, अभी 70-80 साल पहले तक आपका राष्ट्र क्या था? जमीन थी, लोग थे, लेकिन इन लोगों का इस जमीन पर मालिकाना हक नहीं था। तब आपका ये राष्ट्र अंग्रेजों का उपनिवेश मात्र था। बोलो था कि नहीं था? कॉलोनी। उपनिवेश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉलोनी। ये ब्रिटेन की कॉलोनी था केवल, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। ये राष्ट्र नहीं था। राष्ट्र होने के लिए पहला घटक है जमीन, दूसरा घटक है जमीन पर रहने वाले लोग और तीसरा घटक है इन लोगों का इस जमीन पर मालिकाना हक। अगर ये 3 चीज नहीं होगी तो राष्ट्र नहीं हो सकता। बात समझ में आई? ये पहले 3 घटक हैं जो मिलकर राष्ट्र का शरीर बनाते हैं। लेकिन अभी ये शरीर निष्प्राण है, अभी इस शरीर में जान नहीं है, उसमें आत्मा का होना बेहद जरूरी है। अगर राष्ट्र के शरीर में आत्मा नहीं होगी तो राष्ट्र जीता जागता राष्ट्र नहीं होगा। इस राष्ट्र को जीता जागता करने के लिए इसमें आत्मा चाहिए और किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है उस राष्ट्र की संस्कृति। बिना उस राष्ट्र की संस्कृति के यह शरीर जीवित नहीं हो सकता। अगर आपको भारत को राष्ट्र बनाना है तो पहला घटक है भारत के पास अपनी जमीन हो, दूसरा घटक है भारत के पास अपनी पॉपुलेशन हो और तीसरा घटक है इस पॉपुलेशन का इस जमीन पर मालिकाना हक हो और चौथा घटक है कि इन 3 घटकों से मिलकर बने राष्ट्र के इस शरीर में इसकी आत्मा, इसकी संस्कृति भी निवास करती हो। संस्कृति होगी तो राष्ट्र रहेगा। और ये याद रखना, जितने हिस्से में संस्कृति निकल जाएगी उतने हिस्से में से राष्ट्र मर जाएगा। राष्ट्र मर जाएगा। ये वाकई सच है। राष्ट्र मर जाता है, राष्ट्र जन्म लेता है, नए राष्ट्र जन्म लेते हैं, पुराने राष्ट्र मर जाते हैं, राष्ट्र फैलते हैं और राष्ट्र सिकुड़ते हैं, सारे काम होते हैं। ये समझ लेना, राष्ट्र कब जन्म लेते हैं और राष्ट्र कब मर जाते हैं, इसे एक उदाहरण से समझो। ये बताओ, पाकिस्तान में जो जमीन है वो किसकी है? मुसलमानों की। ईरान इराक से लाए थे उठाकर। बोलो जमीन किसकी? जमीन किसकी है? हमारी। अच्छा ये बताओ, जो वहां पॉपुलेशन रहती है, ये पॉपुलेशन ईरान इराक से लाए थे?
नहीं, ये 26-27 करोड़ लोग हमारे लोग हैं जिन्हें कन्वर्ट करके क्या बनाया गया है। आज भी उनके नाम के पीछे मलिक लिखा होता है, आज भी उनके नाम के पीछे गौड़ लिखा होता है, आज भी उनके नाम के पीछे सहवाग लिखा होता है। अगर ये उनके नाम है तो वो लोग ईरान इराक से आए थे, ये हमारे लोग हैं। जमीन हमारी, लोग हमारे। तीसरा घटक भी देखो, उन लोगों का उस जमीन पर मालिकाना हक भी है। बोलो है कि नहीं है? लेकिन उतने हिस्से में से भारतीय संस्कृति निकल गई, और भारतीय संस्कृति निकल जाने पर उतने हिस्से में बोलो भारत बचा के मर गया, उतने हिस्से में भारत मर गए। इस तरह मर जाते हैं और नए देश जन्म लेते हैं। देखो, जमीन हमारी, पॉपुलेशन हमारी, उस पॉपुलेशन का उस जमीन पर मालिकाना हक, लेकिन ईरान और इराक से एक संस्कृति ने आकर उस जगह में प्रवेश किया, एक नए राष्ट्र ने जन्म लिया, नाम रखा गया पाकिस्तान। नया राष्ट्र जन्म लेता हमारे संबंध में भी ये सकारात्मक है। कनाडा में पंजाब की बहुत सारी पॉपुलेशन जाकर बस गई। आज उन लोगों ने वहां अपनी जमीनें खरीद ली हैं, उस जमीन पर उनके मालिकाना हक हैं। आज उनके बड़े बड़े शोरूम हैं, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, उनकी फैक्ट्री चलती है, उनके बिजनेस चलते हैं। उन्होंने अपना मालिकाना हक वहां बनाया है। और आज वहां जाओ तो उस इलाके से घूमते हुए तुम्हें पंजाबी गीत सुनाई देंगे, पंजाबी गाने सुनाई देंगे, तुम्हें ढाबे की रोटियां मिलेगी, तुम्हें वो सारी चीज मिलेगी जो भारत के पंजाब में मिलती हैं। उन्होंने अपनी संस्कृति को वहां जाकर बसा दिया। देखो, जमीन किसी और की थी, हमारे लोग वहां पहुंचे, लोग बसे, जमीन खरीदी, मालिकाना हक बनाया और अपनी संस्कृति को ले गए। आज कनाडा के उस क्षेत्र को दुनिया में लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाता है। बोलो, एक नए देश ने जन्म लेना प्रारंभ कर दिया कि नहीं कर दिया? देश जन्म लेते हैं और देश मर जाते हैं। संस्कृति जहां से निकल जाती है वहां देश मर जाता है, और जहां संस्कृति रहती है वहां देश जिंदा रहता है। बात समझ में आ गई? हमारा देश कौन सा है? बोलो, भारत के अलावा बोलो कितने देश हैं? हमारे कितने देश हैं? सारों के नाम बताओ। हमारे देश कितने हैं? अच्छा, ये तो पाकिस्तान में देश भारत बचा के मर गया, बांग्लादेश में भारत बचा के मर गया, अफगानिस्तान में भारत बचा के मर गया, उज्बेकिस्तान में भारत बचा के मर गया, तुर्कमेनिस्तान में भारत बचा के मर गया, बलूचिस्तान में भारत बचा के मर गया, सिंध में भारत बचा के मर गया, श्रीलंका में भारत बचा के मर गया, म्यांमार में भारत बचा के मर गया, नेपाल में भारत बचा के मर गया। ऐसे और भी जगहों के नाम ले सकता हूं, लेकिन न्यूनतम पिछले 300 साल के भीतर इस देश के 13 टुकड़े हुए हैं। कितने टुकड़े? और ये 13 टुकड़े आज पूरी तरह अलग देश के रूप में व्यवहार करते हैं। और कमाल की बात देखो, ये आज भारत, बोलो है कि नहीं है? ये आज भारत नहीं है। भारत तो इतना ही है भैया, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक आज इतना ही भारत बचा है। इससे ज्यादा का भारत आज हमारे पास नहीं, इतना ही भारत है। अच्छा, जितना बचा है उसे बचाने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं? बोलो, बचाने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं? अगर नहीं करोगे तो क्या होगा? अगर नहीं करोगे तो क्या परिणाम निकलेगा? अगर तुम नहीं खड़े हुए तो क्या परिणाम निकलेगा? देखो, ये देश केवल तुम्हारा है, ये जमीन केवल तुम्हारी है, ये जनसंख्या केवल तुम्हारी है, ये संस्कृति केवल तुम्हारी है। वीर विनायक दामोदर सावरकर ने इस देश की एक परिभाषा दी थी। परिभाषा कहीं इतिहास के काल में गुम हो गई। इसी परिभाषा को एक पंजाब के बड़े पत्रकार हुए, बड़े लेखक हुए, उन्होंने बहुत सारे उपन्यास भी लिखे, बहुत सारे उपन्यास खराब भी हैं उनके, बहुत सारी चीजें अच्छी भी लिखी। डॉक्टर खुशवंत सिंह, नाम सुना? खुशवंत सिंह मर गए, टाइम्स ऑफ इंडिया के चीफ एडिटर रहे। खुशवंत सिंह ने वीर विनायक दामोदर सावरकर की उस परिभाषा को कि ये देश हमारा है, उस परिभाषा को टाइम्स ऑफ इंडिया में कॉलम में छापा था। वही बताता हूं। वो कहते हैं ये देश तुम्हारी, यानी हिंदुओं की, किसकी? हिंदुओं की मातृभूमि है। क्या है तुम्हारी? मातृभूमि। ये तुम्हारी पितृभूमि है, ये तुम्हारी जन्मभूमि है, ये तुम्हारी कर्मभूमि है। लेकिन इन सबसे बढ़कर वो क्या कहते हैं, जो पंडित जी ने आपको समझाया, मुझे नहीं पता आपकी समझ में आया कि नहीं आया।
पंडित जी ने एक बात बड़ी सरलता से आपको समझाने का प्रयास किया कि मातृभूमि से बढ़कर, पितृभूमि से बढ़कर, जन्मभूमि से बढ़कर, कर्म भूमि से बढ़कर ये आपकी पुण्य भूमि है। क्या है? पुण्य भूमि। मुल्ला जी कहता है, ए मौला मुझे कहां पहुंचा दे? मदीना ले चल। मौला मुझे कहां ले चल? मदीना ले चल। मैं एक बार मक्का जाना चाहता हूं, मैं एक बार मदीना जाना चाहता हूं, मैं एक बार हज करना चाहता हूं। मेरे जिंदगी का सपना है कि मैं एक बार मदीना जाऊं। क्यों जाना चाहता है मदीना? क्यों जाना चाहता है मदीना? क्योंकि मदीना उसकी पुण्य भूमि है। और याद रखना, जिसकी जो पुण्य भूमि होती है वही उसकी मातृभूमि होती है, वही उसकी पितृभूमि होती है, वही उसकी जन्मभूमि होती है, वही उसकी संस्कार भूमि होती है। वहीं से वो व्यक्ति पैदा हुआ है। मुल्ला मदीना जाना चाहता है क्योंकि वो उसकी पितृभूमि भी है। मोहम्मद कहां लड़ा, कहां जिया, कहां मरा? जॉर्डन के इलाके में पैदा होकर इसी मक्का और मदीना में जिया, इसी में पला और बढ़ा। इसीलिए वो मोहम्मद की भूमि मानता है और मोहम्मद को अपना पिता मानता है। बोलो उसकी पितृभूमि हुई कि नहीं हुई? बोलो। लेकिन ये बताओ, भगवान राम कहां पैदा हुए? चुप हो गए। इंग्लैंड में? कहां पैदा हुए? अरे भारत में पैदा हुए। तो बोलो, ये हमारी क्या है? पितृभूमि है, मातृभूमि है, ये हमारी जन्मभूमि है और ये हमारी सबसे बढ़कर ये हमारी पुण्य भूमि है। याद रखना, जिसकी पुण्य भूमि नहीं होगी उसकी मातृभूमि नहीं हो सकती, उसकी पितृभूमि नहीं हो सकती, उसकी जन्मभूमि, कर्मभूमि और कैसी भी भूमि नहीं हो सकती। अच्छा बताओ, मुसलमान अपने संस्कार करने, जैसे हिंदू अपना यज्ञ करता है तो कहां करता है? बोलो अपना यज्ञ इसी भूमि पर या कहीं और करता है? जाकर इसी भूमि पर करता है। लेकिन मुसलमान अपना यज्ञ करने कहां जाता है? अरे यज्ञ जिसे हज कहने लगा है, यज्ञ से बिगाड़कर हज बना लिया। वो यज्ञ हज एक ही बात है। वो अपना यज्ञ करने कहां जाता है? वो मक्का मदीना में जाता है। और ईसाई अपना यज्ञ करने कहां जाता है? यरूशलेम में जाता है। इसलिए ये उनकी पुण्य भूमि नहीं है। तो बताओ, देश की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी? ईसाई की, मुसलमान की या तुम्हारी? हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस देश की रक्षा करें। अच्छा, क्या इस देश की रक्षा हम कर पा रहे हैं? क्या हम देश की रक्षा कर पा रहे हैं? मैंने आपको पिछले 300 साल में दिखाया कि पिछले 300 साल में इस देश के 13 टुकड़े हुए। 13 टुकड़े हुए इस देश के पिछले 300 साल के भीतर। क्या हम इस देश की रक्षा कर पाए? हम बड़े गौरव से इस डायस पर खड़े होकर गाते हैं, कहते हैं यूनान मिस्र रोमा मिट गए सभी जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हम बड़े गौरव से गाते हैं। क्या कहते हैं? क्या है वो? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। गाते हैं। और तब हम कहते हैं यूनान मिस्र रोमा मिट गए सभी जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। और बहुत गौरव से सीना फुलाकर गाते हैं, भाषण देते हैं बड़े लंबे चौड़े। लेकिन ईमानदारी से बताओ, पाकिस्तान में तुम्हारी हस्ती मिटी कि नहीं मिटी? बोलो। अफगानिस्तान में हस्ती मिटी कि नहीं मिटी? बांग्लादेश में हस्ती मिटी कि नहीं मिटी? तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, सिंध और बलूचिस्तान में तुम्हारी हस्ती मिटी कि नहीं मिटी? म्यांमार और पाक श्रीलंका में तुम्हारी हस्ती मिटी कि नहीं मिटी? नेपाल में तुम्हारी हस्ती लगातार मिट रही है या नहीं मिट रही है? ये सोचो। अभी केवल प्रश्न दे रहा हूं, अभी मैंने अपनी बात चालू नहीं की। अभी केवल प्रश्न दे रहा हूं, क्या ऐसा है या नहीं, या मैं गलत बोलता हूं? मैंने कल भी आपको एक बात कही थी, इस मंच का विरोध करना सीखो। यदि तुमने इस मंच का विरोध करना नहीं सीखा तो यह मंच तुम्हें बहकाएगा। यदि तुम इस मंच से सवाल पूछने बंद कर दोगे तो यह मंच तुम्हें खाना प्रारंभ कर देगा। खाना, यहां बैठा हुआ व्यक्ति, यदि तुम उसकी हां में हां मिलाओगे तो वो एक दिन तुम्हें खा जाएगा, तुम्हारा परिवार खा जाएगा, तुम्हारे बच्चे खा जाएगा, तुम्हारा समाज खा जाएगा, तुम्हारा देश खा जाएगा। इसीलिए इन पर बहुत सावधानी से नजर रखो। यदि तुमने इन पर सावधानी से नजर नहीं रखी तो इस देश में ऐसी कथाएं पहले से बनती चली आएंगी और आगे तक बनती चली जाएंगी, यदि तुम नहीं जागे। इसीलिए जागना बेहद जरूरी है। अभी समझा रहे थे ना कि चंद्रशेखर आजाद की संतान डांस करती है, डांस कंपटीशन में हिस्सा लेती है। आश्चर्य होता है, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगवान राम और कृष्ण की संतान भांड हो गई। ये अखिल भारतीय भांड कंपटीशन टीवी पर चलता है। मतलब भांड की जगह डांस रख लेना तुम। मैं हिंदी बोल रहा हूं, हिंदी में यही कहते हैं ना, अखिल भारतीय
भांट कंपटीशन, अखिल जनपदीय भांट कंपटीशन, जनपद खुश होते। तुम क्या क्या करता है तुम्हारा लड़का? मेरा लड़का बहुत बढ़िया भांट है, इस जिले का सबसे बढ़िया भांट है, मेरे बालक जैसा भांट एक भी नहीं, मैं अब इसे प्रदेश स्तर पर और बड़ा भांट बनने के लिए भेज रहा हूं। कल परसों अगर ये वहां जीत गया तो फिर ये देश स्तर पर भांट बनने जाएगा और फिर मेरा बेटा एक दिन इस देश का सबसे बड़ा भांट बन जाएगा। वह हरे राम के बच्चों, वह हरे कृष्ण के बच्चों, संतान को क्या बना रहे? जंगल में तपस्वी जा रहे हैं, तपस्वी जा रहे हैं राम और लक्ष्मण। ये बताओ कोई डांसिंग कॉस्ट्यूम लेके गए साथ में? क्या लेके गए थे? कांधे पर क्या लेके गए थे? जब जंगल में घुसे तो उनके कांधे पर AK-47 थी भाई साहब, AK-47। तब जंगल में घुसे थे, तब उन्होंने वहां पैर रखा था जंगल में। अब सोचो कि हम उस रास्ते पर कितने हैं, क्या हम इस देश को बचा पाएंगे? आओ आपको एक बार इस देश के दर्शन करवाता हूं, आपको दिखाता हूं कि देश की स्थिति कैसी है। देश कौन से साल में आजाद हुआ? इतना तो सबको पता है, तारीख बताओ। 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ। लेकिन 45 से देश को आजाद होने का काम शुरू हो गया, कई गोलमेज सम्मेलन हुए। और जब इस देश को आजाद करने की बात चल रही थी तो अंग्रेजों की संसद ने इस देश में एक सभा, एक समिति को भेजा और इस सभा समिति का नाम था कैबिनेट मिशन। क्या नाम था? 1946 में आया। 1946 में कैबिनेट मिशन इस देश में आया और कैबिनेट मिशन के भीतर ये बात हुई कि देश को कैसे जोड़ा जाए, कैसे बचाया जाए, कैसे खड़ा किया जाए देश को। लेकिन इन सारे लोगों के बीच में, जहां इस देश के सारे छोटे बड़े नेता शामिल थे, इन्हीं सारे छोटे बड़े नेताओं के बीच में कई मुसलमान नेता भी शामिल थे। लेकिन इन्हीं कई मुसलमान नेताओं में एक प्रसिद्ध नेता था मुसलमानों का, क्या नाम था? मोहम्मद अली। फिर से जिन्ना खड़े हो रहे हैं, उसकी बात करूंगा। लेकिन ये याद रखो कि उस समय मोहम्मद अली जिन्ना खड़ा हुआ और मोहम्मद अली जिन्ना ने धर्म के आधार पर इस देश में एक अलग देश की मांग की। बोलो की थी कि नहीं? कौन सा देश मांगा था उसने? पाकिस्तान। उसने कहा था मैं मुसलमान हूं और मुसलमानों को अलग देश चाहिए, हमारी इतनी आबादी हो गई है कि हम इन काफिरों के साथ नहीं रह सकते, हम इन मुश्रिकों के साथ नहीं रह सकते, हमें अलग देश चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए। और तब इस देश के लोगों ने उसकी इस बात को नकार दिया, उसे पाकिस्तान देने से मना कर दिया। जब पाकिस्तान देने से मना कर दिया गया तो मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन की घोषणा की। और डायरेक्ट एक्शन की यह घोषणा जो उसने की, इसका खुद ही लिखते हुए कहता है, डायरेक्ट एक्शन किसे कहते हैं, खुद लिखा उसने। कहा अराजनीतिक और सामाजिक हिंसक आंदोलन। इसका मतलब है सीधी मारकाट। क्या मतलब है? सीधी मारकाट। और बंगाल के नोआखाली में वहां का जो उस समय शासन जिसके हाथ में था, क्या नाम था उसका? सोहरावर्दी। उसने इस सीधी मारकाट को अंजाम दिया 10 अक्टूबर 1946। इस देश का सबसे भयानक दिन, सबसे भयानक। आज तक मानव इतिहास में इतना गंदा, नंगा नाच, इतनी भयानक हत्याएं इस देश में तो क्या पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुई। ऐसा नरसंहार हुआ कि इस देश की तो छोड़ दो, पूरी दुनिया की रूह काम की, पूरी दुनिया की रूह। सड़क पर लाशें सड़ रही थी, यहाँ हाथ पड़ा है, वहां पांव पड़ा है, यहाँ सिर पड़ा है, वहां पेट पड़ा है। 95% आबादी को इस तरह काटा गया जैसे मूली और गाजर को काट दिया जाता है, जैसे कसाई अपने पत्थर पर रखकर चाकू से पशुओं को काटता है, ऐसे टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। 12-12 साल की बच्चियों के स्तन काट दिए गए, जो अभी स्त्रियां बनी भी नहीं थी, उनकी सामूहिक हत्याएं की गई, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किए गए। और ये आज यहीं नहीं ठहरी, इस पूर्वी पाकिस्तान में नहीं ठहरी, ये पश्चिमी पाकिस्तान में गई, जहां हमारा पाकिस्तान वाला पंजाब था। उस पंजाब पर भयानक हमला हुआ और उस पंजाब को इसी तरह काट दिया गया। रातों रात लोगों को अपने घर द्वार छोड़कर भागना पड़ा, रातों रात लोगों को अपने घर, अपने परिवार, अपनी संपत्ति, अपने जेवर, अपना पैसा, अपनी बिल्डिंगें, सब कुछ रातों रात छोड़कर भागना पड़ा। मैं जब छोटा था तो एक परिवार में रहा करते थे। छोटा था तो किराए का मकान था, उसमें रहा करते थे। माता पिता अपने माता पिता से नाराज हो गए तो वो कहीं जाकर रहने लगे उनसे अलग। वहां जहां हम रहे तो किराए का मकान था। ये पंजाबी लोग थे जो पंजाब से आए थे। उस समय ये संपन्न हो चुके थे, अच्छे खासे संपन्न थे। लेकिन एक बुढ़िया माँ थी जो इन सबकी माँ थी, बहुत बूढ़ी, लगभग
84-85 साल की इसकी आयु थी। वो कहती है मैं अपने बेटे और बेटियों का हाथ पकड़कर दौड़ रही थी, मेरे पति को रास्ते में काटा जा रहा था और कटता हुआ मेरा पति कह रहा था कि पीछे मुड़कर मत देखना, भाग भाग, और मैं अपने पति को मरते हुए, सड़क पर मरते हुए देखकर इसी तरह भाग कर चली आई। अपने बच्चों की जान बचाने के लिए मैं वहां से दौड़ी। इतना भयंकर नरसंहार हुआ, दिनों दिन रातों रात सबको भयानक बुरी तरह काट दिया गया। इसी देश की जमीन को इसी देश के रक्त से लाल कर दिया गया। 1947 देश आजाद हुआ और 2 देश बने, एक पाकिस्तान और दूसरा आपका, चाहे जो कह लो, चाहे जो नाम रख लो, एक आपका देश और एक पाकिस्तान। और पाकिस्तान बनने के बाद इस देश में, जब ये देश बंट रहा था, तो उस समय इस देश में एक बड़े महात्मा थे जो बाद में इस देश के पिताजी बन बैठे, जो बाद में इस देश के डैडी कहे गए। वो इस देश के पिताजी, वो फादर ऑफ नेशन, उन्होंने नोआखाली में 1946 में जाकर हिंदुओं को कहा था कि मुसलमान तुम्हें काट रहे हैं, लेकिन तुम पलट कर वार मत करना, ये मेरे भाई, पलट कर वार मत करना। और आश्चर्य देखो, उसकी बात का इतना प्रभाव था कि किसी ने पलट कर वार नहीं किया, किसी ने पलट कर वार नहीं किया, वो इसी तरह काटते रहे। जवाब दिया, किन्होंने जवाब दिया? जिन्हें आज मजदूर कहकर छोटे मानते हो, हीन मानते हो, बिहार के लोग। बिहार में एक जगह पड़ती है छपरा, नाम सुना? किसी ने नाम सुना छपरा का? छपरा में रिटेलिएट किया गया, छपरा में जवाब दिया गया, छपरा वालों ने जवाब दिया, लेकिन छोटी सी जगह में जवाब दिया गया और इस जवाब का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि महीनों तक गांधी जी वहीं पड़े रहे, महीनों तक। और गांधी जी ने इन हिंदुओं को ऐसा नपुंसक बना दिया कि हथियार नहीं उठाने दिए। और जब ये यहां से जाने लगे, जब ये यहां से निकलने लगे, तो मेवात में आकर, हरियाणा के मेवात में आकर गांधी जी अनशन पर बैठ गए कि ये मेरे भाई हैं, मैं इस देश से नहीं जाने दूंगा। 7 करोड़ की आबादी थी मुसलमानों की, 7 करोड़ की, 4 करोड़ पाकिस्तान चले गए और देश में कितने रह गए? 3 करोड़। 3 करोड़ इस देश में रह गए। ये ऑथेंटिक है, उठाकर देख लेना, यूट्यूब पर भाषण पड़ा है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, 10 मिनट का भाषण है, कलकत्ता में दिया गया भाषण है, इसी नरसंहार पर भाषण दे रखा है, उठाकर देख लेना, वहां उठाकर सुन लेना। सरदार वल्लभ भाई पटेल की आवाज है, चित्र तो नहीं दिखता है उनका, वीडियो नहीं है, केवल ऑडियो है, लेकिन वहां पता चल जाएगा आपको कि 4 करोड़ चले गए थे, वो तो बल्कि 3-4 करोड़ कहते हैं 3-4 करोड़ जो इस देश में रह गए हैं, उनमें से एक ने पाकिस्तान के बनने में सहायता की है, ये मैं जानता हूं, लेकिन शांति से रहना चाहो तो रह लो, मैं दूसरे तरीके जानता हूं, अन्यथा मैं दूसरे तरीके जानता हूं। वो 3-4 करोड़ जो इस देश में रहते थे, आज बढ़कर 30-40 करोड़ हो गए हैं। बोलो हाँ कि ना? बोलो, बढ़कर आज 30-40 करोड़ हो गए। अंतर देखो, पाकिस्तान में जो 17% हिंदू बच गए थे, वो 17% हिंदू आज घटकर 1 से 1.5% रह गए हैं। और इस देश में जो मुसलमान केवल 3 करोड़ थे, वो आज बढ़कर 30 से 40 करोड़ हो गए। दिन दुनी रात चौगनी उनकी बढ़ती होती जाती है। वो 4-4 स्त्रियों से विवाह करते हैं, 20-20, 25-25 कुत्ते बिल्लियों की तरह बच्चे पैदा करते हैं। केवल इसी तरह अपनी जनसंख्या नहीं बढ़ा रहे, केवल जनसंख्या विस्फोट ही उनका हथियार नहीं है, बल्कि इन्फिल्ट्रेशन भी उनका हथियार है। आसपास जितने मुस्लिम कंट्री हैं, उनके मुसलमान भागकर कहां आते हैं? इसी देश में। रोहिंग्या भागे तो कहां आए? भारत में। अफगानिस्तानी भागे तो कहां आए? भारत में। पाकिस्तानी भागते हैं तो कहां आते हैं? भारत में। श्रीलंका से मुसलमान भागते हैं तो कहां आते हैं? भारत में। चारों तरफ से इन्फिल्ट्रेशन जारी है, घुसपैठ जारी है। केवल बच्चे पैदा करके इस देश में आबादी को नहीं बढ़ाया जा रहा, बल्कि इस देश में घुसपैठ करके भी आबादी को बढ़ाया जा रहा है। केवल घुसपैठ नहीं, इस देश में धर्मांतरण निरंतर जारी है। हमारे लोगों का धर्मांतरण किया जाता है, हमारी लड़कियों को भगाकर मुसलमान बनाया जाता है, हमारे लड़कों को बहकाकर मुसलमान बनाया जाता है, और इस देश में धर्मांतरण चरम पर है। अच्छा, आपको क्या लगता है धर्मांतरण बड़ी बात नहीं? आपको क्या लगता है बहुत सारा धर्मांतरण नहीं हो सकता? कितना धर्मांतरण किया होगा इन्होंने इस देश में? 30-40 करोड़ है, 35 करोड़ मान लो, बीच का एक औसत ले लेते हैं, 35 करोड़ इस देश में रहते हैं। मुझे बताओ 35 करोड़ में कितने लोगों का धर्मांतरण हुआ होगा? बाहर से आए हुए 0.02% हैं केवल, इससे ज्यादा नहीं है। सैयद, मुगल, शेख और पठान, ये 4 मूल बिरादरियां हैं, और इन 4 मूल बिरादरियों के अलावा जितने हैं, चाहे वो मूल जाट हो, गुजर हो, ब्राह्मण हो, बनिए हो, कोई हो,
जितने हैं ये सारे कन्वर्टेड हैं, इन्हें तब्दील किया गया है, इनका धर्मांतरण किया गया है। कितनों का धर्मांतरण किया? जब मैंने कहा 0.02% है इस देश में केवल, तो कितनों का धर्मांतरण किया? उत्तर दो। अरे 100% का 0.02% भी कोई गिनती होती है? कितनों का धर्मांतरण किया बोलो? और संख्या में कितने? 35 करोड़। कितनों का धर्मांतरण किया? लेकिन रुको, अभी बात पूरी नहीं हुई। मुझे ये बताओ, पाकिस्तान में जो 27 करोड़ रहते हैं, क्या ये धर्मांतरण नहीं किए गए? बोलो कितने हो गए? जोड़ो कितने हो गए? मेरा गणित कमजोर है। कितना हो गए? 50 करोड़ हो गए। 50 थोड़े, 60 करोड़ हो गए। कितने हो गए? 60 से भी ज्यादा हो गए। मोटा मोटी मान लो 60 करोड़ हो गए। और 22 करोड़ जो बांग्लादेश में रहते हैं, ये कहां से आए? ये भी धर्मांतरण नहीं किए गए क्या? जोड़ो इन्हें भी, 22 करोड़ को इनमें 60 करोड़ में कितने बनते हैं? 82 करोड़। और जो 3 करोड़ अफगानिस्तान में रहते हैं, ये भी तो धर्मांतरित हुए मेरे भाई। कितने हो गए? 85 करोड़। और इसके अलावा बलूचिस्तान, सिंध, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, अगर इनमें 5 करोड़ की आबादी भी रहती हो, ठीक डेमोग्राफिक स्थिति मुझे इतनी पता नहीं है, लेकिन अगर 5 करोड़ की आबादी भी इनमें रहती हो, 90 करोड़ लोगों का धर्मांतरण किया है। 90 करोड़ का। अब सोचो कि उनकी ताकत कितनी है, सोचो कि उनका सामर्थ्य कितना है, धर्मांतरण कितना बड़ा हथियार है, ये सोचो। और वो इस देश में आज दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहे हैं। अच्छा ये बताओ, इस देश में जो 7 करोड़ लोग 1/3 हिस्सा छीन सकते हैं, वो आज बढ़कर 40 करोड़ हो गए हैं। क्या 1/3 और नहीं छीन सकते? तो डेरिवेटिव हो, छीन सकते हैं कि नहीं छीन सकते? और फिर बचा कितना? एक हिस्सा। 3 में से 2 गए, 1 बचा। इसमें कितने दिन रहोगे? ये भी छीन लिया जाएगा। फिर कहां जाओगे? मुसलमानों के दुनिया में 50 से ज्यादा देश हैं, ईसाइयों के 100 से ज्यादा देश हैं। तुम्हारे कितने हैं? तब कहां जाओगे? तब तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं, मेरे पास है। मेरी सलाह मान लो तो जाने का उपाय मिल जाएगा। अब तुम्हारे पास एक ही उपाय है, जाओ डूब मरो हिंद महासागर में। इसके अलावा तुम्हारे पास दूसरा कोई उपाय नहीं।